Hello everyone. So today we going to start the very first lesson of our 12th syllabus, and that's introduction to the partnership. Okay. So if we thinking about the entire thing of our 12th syllabus, and that is totally based related to the partnership. हमारा 12th का जो सिलेबस है वो 12th का सिलेबस जो है वो टोटली पार्टनरशिप के बेस पे है. समझ रहा है? मतलब हमें जो टॉपिक्स हैं 12th में जो लर्न करने हैं वो काफी सारे टॉपिक्स हमें पार्टनरशिप के रिलेटेड है. मतलब हमें फाइनल अकाउंट जो लर्न करना है वो पार्टनरशिप के रिलेटेड लर्न करना है, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. मतलब टोटली 4 से 5 टॉपिक्स जो है वो जो है टोटली हमें पार्टनरशिप के रिलेटेड है. समझ रहा है? मतलब आगे आगे जाके हमारे स्टेजेस अपग्रेड होते जाएंगी. मतलब हमने 11th में जो फाइनल अकाउंट्स लर्न किया हमने प्रोप्राइटरशिप का लर्न किया. अभी हम लोग जो अकाउंट्स लर्न करेंगे 12th में वो पार्टनरशिप रिलेटेड रहेगा. आगे आप जब सीनियर कॉलेज में जाओगे, एफवाई में जाओगे, एसवाई टीवाई बीकॉम में जाओगे तो आगे आगे जाके आप फिर कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स लर्न करोगे, बैंकिंग सेक्टर्स के लर्न करोगे, इंश्योरेंस के लर्न करोगे. सो जो इस साल जो 12th सिलेबस जो हमें लर्न करना है वो किसके रिलेटेड है? इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप. So the final account is not a new concept for you. समझ रहे हैं? Final account आपके लिए नई चीज नहीं है. Already in the 11th standard we learn one topic, that's the final account. समझ रहे हैं? 11th में भी हमने एक फाइनल अकाउंट का जो टॉपिक है वो फाइनल अकाउंट का टॉपिक हमने सीखा है. लेकिन 11th में जो हमने फाइनल अकाउंट सीखा है वो फाइनल अकाउंट किसके रिलेटेड सीखा है? सो प्रोप्राइटरशिप. ओके, जो हमने 11th में जो फाइनल अकाउंट लर्न किया है वो लर्न किसके रिलेटेड क्या है? तो प्रोप्राइटरशिप के रिलेटेड. ओके, तो अभी हमें 12th में आके पार्टनरशिप के रिलेटेड फाइनल अकाउंट हमें लर्न करना है. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोप्राइटरशिप. Okay, you already learned in the 11th standard, but still now we have to revise once what is the proprietorship. Proprietorship क्या होता है? What happens in the case of proprietorship? There is only one single person who runs the business activities. Okay, proprietorship में क्या होता है? एक इंसान होता है और वो अकेला इंसान क्या करता है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें जो अमाउंट है वो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम लोग अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में कैपिटल बोलते हैं. समझ रहे हैं? प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंसान होता है जो क्या करता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है. कैपिटल किसके लिए लगता है? अगर बिजनेस हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं. उसके बाद जो प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? जो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, जो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक अकेला इंसान रन करता है. ओके, मींस देयर इज ओनली वन सिंगल पर्सन हु एस्टैब्लिश द बिजनेस एंड ही ओनली इज द सिंगल पर्सन हु रन्स द ऑल द बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी. एक ही इंसान है जो क्या कर रहा है? बिजनेस में पैसा लगा रहा है. एक ही इंसान है जो क्या करेगा? जो बिजनेस रिलेटेड जो डिसीजंस है वो बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस वो खुद ही लेगा. मतलब बिजनेस में होने वाले जो प्रॉफिट्स है, बिजनेस में अगर आपको लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए जो जिम्मेदार रहेगा वो कौन रहता है? वो एक सिंगल पर्सन रहता है. समझ रहे हैं? प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पर्सन है, एक ही इंसान है जो क्या करता है? बिजनेस में पैसा भी लगाएगा, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज भी वही करेगा, बिजनेस रिलेटेड डिसीजन भी वही करेगा. समझ रहे हैं? मतलब प्रोप्राइटरशिप का एक ड्रॉबैक है कि एक अकेला इंसान जो है वो अकेला इंसान क्या करता है? उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है, अकेला इंसान डिसीजन लेगा और अकेला इंसान ही बिजनेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज क्या करेगा? वो रन करेगा. ये सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक प्रोप्राइटरशिप का है. क्यों? क्योंकि ऐसा हम कोई भी नहीं कह सकता, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मुझे सब कुछ आता है. समझ रहा है? प्रोप्राइटरशिप का ड्रॉबैक ये होता है अगर एक ही पर्सन बिजनेस रन कर रहा है तो उसका कैपिटल लिमिटेड रहेगा. समझ रहे हैं? मतलब अकेला ही इंसान है ना, तो उसके पॉकेट में जितने पैसे रहेगा वो उतने पैसे उसमें लगा सकता है. सेकंड ड्रॉबैक क्या है? जो बिजनेस रिलेटेड सब डिसीजन है वो बिजनेस रिलेटेड डिसीजन वो खुद अकेला इंसान लेगा. ओके, सो ऐसे बात की तो कोई जरूरत नहीं कि सब जो चीजों का नॉलेज है वो नॉलेज सिर्फ उस अकेले इंसान को रहेगा. तो ये ड्रॉबैक है. समझ रहे हैं? मतलब एक अकेला इंसान बिजनेस रन कर रहा है. लेकिन जब मैं अभी बात करता हूं कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वी वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट. जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा सो मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि मुझे क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है. और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कैसे करूंगा? जब मैं स्मार्टली मेरी बिजनेस एक्टिविटीज रन करूंगा. When I run my all business related activities smartly, then only can I earn the more the profit which I expected when I starting the business activities. मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के समय पे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किया था मुझे तभी मिलेगा जब मैं स्मार्टली बिजनेस रन करूंगा. When I set up my business, जब मैं बिजनेस मेरा सेट करूंगा तो मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे एक्सपांड करना चाहिए बिजनेस. समझ रहे हैं? मुझे क्या करना चाहिए? बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए. हमें हमेशा
एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं अभी वाई जैसे सिटी से मैं अगर मेरा बिजनेस रन कर रहा हूं तो मुझे एक थिंकिंग करना चाहिए कि मुझे अभी मेरी दूसरी ब्रांच भी ओपन करनी चाहिए। इसे मैं क्या कहूंगा, एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस। अगर मैं वाई से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मेरा वाई में ऑफिस है, अगर मेरी वाई में फैक्ट्री है, और अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं कि मुझे अभी पुणे में सिटी में जाके भी मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे मुंबई सिटी में जाके भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर मुझे पुणे में जाके बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर मुझे मुंबई में जाके बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो चीज क्या लगती है? तो सबसे पहला कैपिटल। समझ रहे हैं? एडिशनल कैपिटल। विदाउट पैसे की तो मैं बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता ना। मतलब मैंने वाई जैसे छोटी सी शहर से मैंने बिजनेस स्टार्ट तो किया है, लेकिन अगर मुझे जाके ये बिजनेस एक्सपांड करना है, मुझे पुणे में जाके बिजनेस एक्सपांड करना है, मुझे मुंबई में जाके बिजनेस एक्सपांड करना है, तो सबसे बड़ी जो चीज है वो मुझे क्या लगेगी? तो कैपिटल। मेरे पास ज्यादा कैपिटल होना चाहिए। ओके, अभी मैं वाई से बिजनेस चला रहा था तो मैं अकेला एक जो पर्सन हूं, जो मैं अकेला इंसान बिजनेस रिलेटेड सब एक्टिविटीज रन कर रहा था। लेकिन अगर मैं मेरा बिजनेस एक्सपांड करना चाहता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे अभी जो मेरा बिजनेस है वो पुणे में जाके मुझे चलाना है, मुझे जो मेरा बिजनेस है वो मुझे मेरा बिजनेस मुंबई से जाके मुझे जो है वो एक्टिवेट करना है, मुझे मुंबई से चलाना है, तो एक चीजें करने के लिए अगर मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है तो मुझे कैपिटल की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन कैपिटल के साथ साथ मुझे और एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है आई वांट अ स्किल। समझ रहे हैं? मेरे पास स्किल होना चाहिए, मेरे पास मैनेजरियल स्किल होना चाहिए, समझ रहे हैं? मेरे पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए। अगर ये सब चीजें मेरे साथ रहेगी तो ही जाके मैं क्या कर सकता हूँ, फ्यूचर में मेरा बिजनेस अच्छी तरह से एक्सपांड कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? प्रोप्राइटरशिप का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है प्रोप्राइटरशिप का? सिर्फ अकेला इंसान जो है वो अकेला इंसान बिजनेस रन कर रहा है तो कैपिटल लिमिटेड रहेगा। अकेला जो पर्सन जो है वो बिजनेस रन कर रहा है तो उसके स्किल्स भी लिमिटेड रहेंगे। और अगर आप बड़ी बातें सोच रहे हो, अगर आपको बड़े लेवल पे जाके अपना बिजनेस रन करना है, अगर आपको अपना बिजनेस अच्छी तरह से चलाना है, तो आपको क्या लगेगा? कैपिटल और अच्छा आपको मैनेजर स्किल आपके पास होना जरूरी है, आपके पास टेक्निकल स्किल होना जरूरी है। और अगर ये सब चीजें होंगी तो आप अच्छी तरह से बिजनेस और बेहतरली चला सकते हो। समझ रहे हैं? और ये जो है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक किसका है? प्रोप्राइटरशिप। अब इस प्रोप्राइटरशिप के ड्रॉबैक से अगर मुझे बाहर आना है, मुझे और अच्छी तरह से बिजनेस चलाना है, मुझे और अच्छी तरह से बिजनेस एक्सपांड करना है, तो आपको प्रोप्राइटरशिप से बाहर निकल के आपको एंटर करना पड़ेगा। किसमें एंटर करना पड़ेगा? तो आपको पार्टनरशिप में जो है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। और जब आप पार्टनरशिप में एंटर करोगे तो ये सारी जो चीजें हैं आप इजीली अचीव कर सकते हो। समझ रहे हैं? पार्टनरशिप में अगर आप एंटर करोगे तो ये सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। Why? Because what is the meaning of proprietorship and what is the difference between the partnership? What is the meaning of partnership? When two or more persons come together and form a business organization, it is called as the partnership. समझ रहे हैं? दो से ज्यादा, कम से कम अगर आपको पार्टनरशिप में एंटर करना है तो कम से कम कितने आपको पार्टनर्स लगेंगे? कम से कम 2 पर्संस लगेंगे। और कम से कम 2 पर्संस मिलके जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। समझ रहे हैं? प्रोप्राइटरशिप के ये जो ड्रॉबैक्स है, इस ड्रॉबैक से हमें ओवरकम होने के लिए, बाहर निकलने के लिए जो चीजें हमें चाहिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। समझ रहे? तो अभी हम लोग क्या करते हैं? प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप के साथ एक कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप बेटर क्यों रहती है, या आपको ये सब चीजें समझेगी। अगर मैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं किसके साथ? प्रोप्राइटरशिप के साथ। और जब मैं वेल सेटल हूं, मुझे अगर बिजनेस वेल सेटल हुआ है और अगर मैं एक्सपांशन की बात करूंगा तो मुझे किसमें एंटर होना चाहिए? पार्टनरशिप में एंटर होना चाहिए। समझ रहे हैं? हमेशा हमें ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। मैंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया प्रोप्राइटरशिप में, ओके, फिर मैंने बिजनेस एक्सपांड किया पार्टनरशिप में। अगर और मुझे बिजनेस एक्सपांड कर रहा है, अगर और मुझे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो फिर मुझे पार्टनरशिप से आगे जाके कंपनी में भी क्या करना पड़ेगा? एंटर करना पड़ेगा। समझ रहा है? हमें हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए जो प्रोप्राइटरशिप का ड्रॉबैक है और ड्रॉबैक हमसे किससे भर के निकलेगा? तो पार्टनरशिप से। वो जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक उभर के आएगा। सो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बेसिक डिफरेंस जो है, बेसिक डिफरेंस क्या है। सो समझ लीजिए, हमेशा ये जो एक चीज होती है जिसका एडवांटेज होता है वो हमेशा दूसरी चीज का क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है। तो इस हिसाब से हमें फर्स्ट ये समझ लेना चाहिए कि प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप हमेशा बेटर क्यों रहती है और हमें पार्टनरशिप में एंटर क्यों करना चाहिए।
सो सबसे पहले हम लोग उसका इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? ए प्रोप्राइटरशिप है, ओके, और जो सेकंड चीज हम देखने वाले हैं वो कौन सी है? पार्टनरशिप। ओके, सो समझ रहे हैं? अबे हमें क्या समझ लेना है कि प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप जो है वो बेटर कैसी है। फॉर एग्जांपल सपोज प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली क्या होगा कि आपको प्रोप्राइटरशिप का डेफिनेशन नहीं पता है। व्हाट इज द प्रोप्राइटरशिप? देयर इज ओनली वन सिंगल पर्सन हु रन्स द बिजनेस एक्टिविटीज। अकेला एक इंसान है जो बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज रन करेगा। और सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कि ड्रॉबैक क्या है प्रोप्राइटरशिप का, वो है लिमिटेड कैपिटल। समझ रहे हैं? सबसे पहला जो ड्रॉबैक है प्रोप्राइटरशिप का, वो क्या ड्रॉबैक है? लिमिटेड कैपिटल। आपके पास कैपिटल ही लिमिटेड रहता है। अभी हम लोग कैपिटल का जो पॉइंट है वो दोनों के साथ कंपेयर करके देखेंगे। ओके, समझ रहे हैं? नाउ अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन समझ लीजिए। सपोज देयर इज एक सिंगल पर्सन है, कौन? ए। ओके, ए पर्सन है जो क्या कर रहा है? बिजनेस चलाना चाहता है, वो बिजनेस में एंटर करना चाहता है। और अगर ए के वॉलेट में, समझ रहा है, ए जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? बिजनेस चला रहा है, और अगर आज ए के पॉकेट में सिर्फ 50,000 रुपीस है, ओके, उसे बिजनेस चलाना है और उसके पॉकेट में कितने रुपीस है? 50,000 रुपीस है। मतलब वो बिजनेस चलाने के लिए वो कितने रुपीस इन्वेस्ट कर सकता है? सिर्फ 50,000 रुपीस इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब सबसे पहला ड्रॉबैक, अगर मिस्टर ए अकेला बिजनेस रन करेगा और अगर उसके पॉकेट में 50,000 रुपीस के कैपिटल रहेगा, तो सिर्फ वो 50,000 रुपीस ही जो है वो बिजनेस में क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है। समझ रहे हैं? तो आप बोलेंगे बैंक लोन वगैरह, वो अलग से बात है। बैंक लोन आपको ऐसे नहीं मिलते, पहले आपको आपके बिजनेस को सेटल करना पड़ता है, आपके प्रॉफिट्स दिखाने पड़ते हैं, फिर आप बैंक लोन वगैरह कर सकते हो। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल की बात कर रहे हैं। मतलब ए के पास कितने हैं? पॉकेट में 50,000 रुपीस है, सो मैक्स टू मैक्स कितने रुपीस इन्वेस्ट कर सकता है? 50,000 रुपीस ही इन्वेस्ट कर सकता है। और अभी हम लोग ये जो है सिचुएशन हम पार्टनरशिप के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। मतलब सपोज पार्टनरशिप फॉर्म में भी क्या हुआ? ए, बी और सी ये तीनों फ्रेंड है। समझ रहे हैं? ए, बी एंड सी ये तीनों फ्रेंड है। अब ये तीनों फ्रेंड्स है, ओके, जो बचपन से फ्रेंड्स है, स्कूल में एक साथ पढ़े, कॉलेज में एक साथ पढ़े। अभी ए जो एबीसी है, वो एबीसी भी क्या कर रहे हैं? बिजनेस के बारे में थिंक कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब ये तीनों मित्र है, ये जो तीनों फ्रेंड्स है, और मिलके क्या सोच रहे हैं कि हमें भी क्या करना है? एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली क्या लगेगा? कैपिटल। सो जब वो देखेंगे कि हमारे पास कैपिटल कितना है, तो फिर ए के पास से, जो ए के पास कितना कैपिटल है? 50,000 रुपीस। बी के पॉकेट में भी कितने रुपीस है? 50,000 रुपीस। और जो सी है, उसी के पॉकेट में भी कितने रुपीस है? 50,000 रुपीस। मतलब अभी ए तीनों के 50,000 रुपीस हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो फिगर है वो फिगर कितनी हो जाती है? 1,50,000 रुपीस। मतलब अभी सिचुएशन भी एक साथ जैसी है। इधर ए एक सिंगल पर्सन है जो क्या कर रहा है? 50,000 रुपीस उसके पॉकेट में है, और इधर ए, बी और सी ये तीनों बंदे हैं, उनके पास में कितने रुपीस है? सिर्फ 50,000 रुपीस ही है। लेकिन हम लोग जब ये पार्टनरशिप में एंटर करेंगे और तीनों मिलके खुद से 50,000 और 50,000 रुपीस इन्वेस्ट करेंगे, तो अमाउंट कितनी बनेगी? 1,50,000 रुपीस। मतलब ए 1,50,000 अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और ए कितना इन्वेस्ट करेगा? 50,000। ए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्रोप्राइटरशिप का। समझ रहा है? मतलब अकेला ए बिजनेस स्टार्ट करेगा तो सिर्फ 50,000 ही उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर ए, बी और सी तीनों मिलके अगर उनके पास भी 50,000 रुपीस ही है, लेकिन वो तीनों मिलके अगर वो बिजनेस में लगाएंगे तो टोटल कैपिटल कितना बना? 1,50,000 रुपीस। सो समझ रहा है? वो पार्टनरशिप का जो प्रोप्राइटरशिप का जो ड्रॉबैक है वो पार्टनरशिप के लिए एडवांटेज होता है। समझ रहा है? मतलब प्रोप्राइटरशिप में 50,000 से स्टार्ट करूंगा तो पार्टनरशिप में 1,50,000 डेफिनेटली। अगर अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा तो और अच्छी तरह से बिजनेस चला पाऊंगा। सेकंड स्किल मैंने क्या कि आपके पास स्किल, जो सेकंड ड्रॉबैक है प्रोप्राइटरशिप का वो क्या है? स्किल। ओके, मतलब अभी ये जो है वो ए जो सिंगल पर्सन है, और ए सिंगल पर्सन क्या कर रहा है? बिजनेस चला रहा है। मतलब आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी डिसीजंस रहेंगे वो सब डिसीजंस कौन लेगा? ए ही लेगा। समझ रहे हैं? मतलब बिजनेस रिलेटेड डिसीजन जो रहेंगे वो कौन लेगा? ए लेगा। और समझ लीजिए हमें अगर बिजनेस अच्छी तरह से चलना है तो हमें किसकी जरूरत है? वी वांट टू टेक अ प्रॉपर डिसीजंस। हमें हमेशा अच्छी तरह से डिसीजंस लेने चाहिए। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के पास। अभी ए जो पर्सन है वो ए जो है उसने एमबीए की है, ओके। जो बी उसका फ्रेंड है
और इंजीनियर है। ओके, और जो उसका तीसरा फ्रेंड है सी, उसने क्या की है, सो मार्केटिंग में उसने एमबीए वगैरह की है। मतलब सबसे अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो स्किल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी इंसान इस पृथ्वी पे ऐसे नहीं बोल सकता कि मुझे सब चीजें आती है। मतलब ये जो है वो अकेला इंसान जो है वो डिसीजन लेगा, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, जो ए एमबीए हुआ है, सपोज तो ये फाइनेंस में एमबीए अगर उसने की है, तो सब फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस कौन लेगा, ए लेगा। जो बी है वो इंजीनियर है, तो आप बिजनेस चलाते समय पे आपको जो भी बिजनेस चलाते समय जो भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएगी, सो टेक्निकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो डिसीजंस वो ले सकता है, बी ले सकता है। और तीसरी चीज जो सी है, जो मार्केटिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर बिजनेस। आप क्या बना रहे हो उससे अच्छा आप वो जो है चीज आपके एंड यूजर मतलब कस्टमर तक किस हिसाब से पहुंचा सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समझ रहा है? अ गुड एडवर्टाइजमेंट कैन सेल अ बैड प्रोडक्ट। अच्छी से अच्छी एडवर्टाइजमेंट बैड से बैड, खराब से खराब प्रोडक्ट भी बेचवा सकती है। इसके लिए सी हेल्प करेगा क्योंकि उसने मार्केटिंग की है एमबीए में। तो अब अगर आप कंपेयर करोगे पार्टनरशिप को प्रोप्राइटरशिप के साथ, तो आपको सीधा समझ में आएगी कि प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप कभी भी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रॉबैक्स है उसके कैपिटल और स्किल, ये क्या होते हैं पार्टनरशिप के जो है वो प्लस पॉइंट्स होते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें पार्टनरशिप में एंटर करने की वजह क्या है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अगर हमें एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा तो डेफिनेटली पार्टनरशिप से हमें एक्स्ट्रा कैपिटल मिल सकता है। अगर हमें एक्स्ट्रा स्किल लगेगा तो डेफिनेटली पार्टनरशिप से हमें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा स्किल मिलेगा। तो अभी हम लोग को ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली पार्टनरशिप क्या होती है। सो अभी हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली पार्टनरशिप क्या होती है। एक्चुअली पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप में हम किस हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पार्टनरशिप। व्हाट इज दिस partnership? Okay, so what is the partnership? When two or more persons comes together and form a business organization, it is called as a partnership. जब दो और दो से ज्यादा इंसान और पर्सन एक साथ आके जब बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप? इफ यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस इन द पार्टनरशिप, एट लीस्ट टू पार्टनर्स मस्ट बी इन्वॉल्वड। समझ रहा है? कम से कम दो इंसान होने चाहिए, कम से कम दो पार्टनर्स होने चाहिए, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बिजनेस जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप में चला सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। What is the definition of the partnership? When two or more person comes together and start a business organization, it is called as a partnership. And when you start the business, so all the partners can act like a partners, or all the partners can take the participation in your day-to-day business activities, or one of the partner can perform all the business related activities on behalf of the partner. मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म में हमने बिजनेस स्टार्ट किया और सपोज टोटली कितने पर्सन से उसमें 2 + 1 टोटल 3 पर्सन जो है वो पार्टनरशिप में एंटर हो चुके हैं। तो सपोज अगर ए, बी और सी ये तीनों अगर पार्टनर्स है और अगर इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ऐसे भी हो सकता है कि ए और बी जो है ये सिर्फ क्या करते हैं, कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और सी जो क्या कर सकता है, इन दोनों की बिहाफ बिजनेस एक्टिविटीज रन कर सकता है। और चाहे तो ए, बी और सी तीनों मिलकर भी बिजनेस चला सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। समझ रहे हैं? मतलब एक जो पार्टनर है, एक पार्टनर जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं, वो दूसरे पार्टनर्स की ओर से उनके हिसाब से भी क्या कर सकता है, बिजनेस चला सकता है। और या ये जो अकेला इंसान है, वो अकेला इंसान जो है वो दोनों पार्टनर्स की वहां पे बिजनेस एक्टिविटीज चला सकता है। ओके, सो व्हाट इज द कॉमन सेंस और व्हाट इज द बेसिक थिंग इन द पार्टनरशिप? इफ यू स्टार्ट द बिजनेस इन द पार्टनरशिप, मिनिमम हाउ मेनी पार्टनर्स रिक्वायर्ड? कम से कम दो पार्टनर्स जो है वो दो पार्टनर्स की उधर जरूरत है, दो पार्टनर्स के साथ हमें काम करना पड़ेगा। सो नाउ अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। So what is the feature of the partnership? So very first feature of your partnership, that's agreement. Okay, what is the first feature of a partnership? That's your agreement. Okay, if you want to enter into the partnership firm, you want to come into a particular agreement. समझ रहे हैं? अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस चला रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो
तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको एग्रीमेंट के अंदर वो चलानी पड़ेगी। सो पहले आप चीजें ये समझ लीजिए, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जब आप बिजनेस चलाते हो, यू हैव टू फॉलो वन रूल एंड दैट्स व्हाट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर आप जो बिजनेस रन चलाते हो, जब आप बिजनेस चलाते हो तो आप आपके मन के हिसाब से आप बिजनेस एक्टिविटीज कर सकते हो। लेकिन जब आप अगर पार्टनरशिप के अंदर अगर आप बिजनेस रन करोगे तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको बिजनेस एक्टिविटीज चलानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? प्रोप्राइटरशिप में आप आपके मन के हिसाब से बिजनेस चला सकते हो, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस चलाओगे तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एंड एज पर द गाइडलाइंस और द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फर्स्ट यू वांट टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट। अगर आप पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस चला रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे? जो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना काफी जरूरी है। ओके, सो आप एग्रीमेंट दो तरह से कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइप है वो है ओरल। ओके, फर्स्ट टाइप क्या है, ओरल, एंड सेकंड टाइप क्या है, रिटन। ओके, आप दो हिसाब से एग्रीमेंट कर सकते हो, एक ओरली कर सकते हो, दूसरा रिटन कर सकते हो। अबे हमें एग्रीमेंट किस हिसाब से करना है ये आप इजीली समझ सकते हो। ओरल एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी भी रिटन फॉर्मेट में वो एग्रीमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ आप बातचीत कर रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो और उस हिसाब से बिजनेस एक्टिविटीज चलाओगे। लेकिन हमेशा जब हम लोग एग्रीमेंट करेंगे तो हमें एग्रीमेंट रिटन में ही करना चाहिए। अगर फ्यूचर में आपके बीच में कोई डिस्प्यूट्स हुई, अगर कोई चीज अगर आपको कोर्ट में चली गई तो हमें जो है जो लीगल प्रूफ रहेगा वो रिटन में हमेशा चाहिए। और इसीलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब आप पार्टनरशिप में एंटर करोगे और जब आप एग्रीमेंट करोगे तो एग्रीमेंट हमेशा रिटन में होना चाहिए, हमें ओरल में एग्रीमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों हमें ओरल में एग्रीमेंट नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब हम ओरली एग्रीमेंट करेंगे तो उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता है। समझ रहे हैं? सो व्हाट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप? सो वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप दैट द एग्रीमेंट। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर चलाओगे तो आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट दो टाइप का होता है, ओरली और रिटन। सो हमेशा हमें क्या याद रखना चाहिए, हमें रिटन में एग्रीमेंट करना है। देन सेकंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप दैट्स रजिस्ट्रेशन। That registration. Okay. So when we start the business organization in the partnership form, so we have to registration के बारे में क्या समझ लेना जरूरी है। ओके, सो पार्टनरशिप आप जब बिजनेस रन करते हो तो आपको उस बिजनेस को रजिस्टर करना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। ओके, समझ रहे हैं? जब आप पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप जब अगर पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस रन करोगे महाराष्ट्र स्टेट में, किस स्टेट में? अगर आप महाराष्ट्र में बिजनेस चलाओगे तो डेफिनेटली आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र स्टेट छोड़ के आप इंडिया के बाकी किसी भी स्टेट में अगर पार्टनरशिप के लिए आप बिजनेस रन करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। समझ रहे हैं? व्हाट अबाउट द रजिस्ट्रेशन? आप अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर महाराष्ट्र में बिजनेस रन करोगे तो रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। और अगर आप महाराष्ट्र छोड़ के जो दूसरी जगह पे आप अगर बिजनेस रन करोगे, मतलब महाराष्ट्र छोड़ के अब अगर अदर स्टेट में आप बिजनेस रन करोगे तो आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में बिजनेस चलाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। So the next feature of the partnership, that's your membership. Okay, the next feature of your partnership, that's the membership. So when you start the business under the partnership firm, जब आप पार्टनरशिप के फर्म के अंदर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मिनिमम जो है वो मिनिमम आपको कितने पार्टनर्स चाहिए? तो मिनिमम आपको 2 पार्टनर्स चाहिए। और अभी मैक्सिमम जो पार्टनर्स की लिमिटेड है वो मैक्सिमम पार्टनर्स आप कितने रख सकते हो? 50 पार्टनर्स कर सकते हो। समझ रहे हैं? पहले जो है वो मिनिमम 2 और मैक्स टू मैक्स 20 पार्टनर्स चलते थे। लेकिन अभी एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है 2013 के बाद। अब 2013 के बाद आप लोग मैक्सिमम कितने चला सकते हो? 50 मेंबर्स आपके पार्टनरशिप में होने चाहिए। समझ रहे हैं? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर पार्टनरशिप फॉर्म।
अगर आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर बिजनेस चलाओगे तो मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए आपको? 2 पार्टनर्स, और मैक्सिमम आप कितने पार्टनर्स रख सकते हो? तो 50 पार्टनर्स आप बिजनेस में चला सकते हो। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस चलाओगे तो आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब आप पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस चलाओगे तो मिनिमम आपको कितने पार्टनर्स चाहिए? 10 पार्टनर्स मिनिमम चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हो? पार्टनरशिप में वो बिजनेस चला सकते हो। समझ रहे हैं? मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए? 2, मैक्सिमम आप कितने पार्टनर्स रख सकते हो? 50। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस चलाओगे तो मैक्सिमम आपको कितने चाहिए? तो मिनिमम हमें 10 पार्टनर्स चाहिए, तभी हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। Then the next feature of partnership, that's sharing profits and losses. That's sharing profits and losses. Okay, this is a very important thing. Profit and loss. अगर मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं तो सबसे मुझे इंटरेस्ट किस चीज में लगता है कि मुझे प्रॉफिट और लॉसेस जो होगा वो कितने मुझे मिलेंगे। प्रॉफिट अगर होगा तो मुझे कितना मिलेगा, और लॉस अगर होगा तो मुझे जो है वो लॉस कितना तक सहन करना पड़ेगा। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर ये सब समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वो होते हैं पार्टनरशिप डील। ओके, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, वो कौन थे? पार्टनरशिप डील। समझ रहे हैं? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि when you start the business under the partnership firm, you have to follow the rules and regulation of Indian Partnership Act 1932। आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर के जो रूल्स है वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स फॉलो नहीं कर सकते हो तो आप किसमें जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट योर एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप डीड है, इस पार्टनरशिप डीड को हम लोग क्या दे सकते हैं? पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट योर एग्रीमेंट और योर कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ चीजें डिसाइड कर सकते हो। समझ रहे हैं? उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप कुछ चीजें डिसाइड कर सकते हो, उस हिसाब से हम लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड क्या होगा? अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो सीधी बात है, जो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कैपिटल कम इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्या होगा? कैपिटल डेफिनेटली प्रॉफिट कम मिलेगा। मतलब सपोज ए, बी और सी मिलके बिजनेस चला रहे हैं। ओके, अगर ए ने सपोज 50,000 रुपीस कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो बी है उस बी ने सपोज 30,000 रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, और जो सी है वो सी ने 20,000 रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। समझ रहा है? मतलब अगर हम लोग टोटल कैपिटल देखेंगे तो टोटल कैपिटल कितना बना? ₹1 है। ओके, पर इस 1 लाख में से ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 50,000, बी ने कितने इन्वेस्ट किए? 30,000, और सी ने कितने इन्वेस्ट किए? 20,000 रुपए। सो डेफिनेटली जो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, जो कम कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसको जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। मतलब अगर हम लोग इसका प्रॉफिट शेयरिंग निकालेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कैसे निकालते हैं? तो जीरोस को जीरो मैंने कैंसिल किए। समझ रहे हैं? जीरोस को जीरो किसने मैंने कैंसिल किए, तो ये जो है आने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब अगर आपको 2 लाख रुपीस का अगर प्रॉफिट होगा तो 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 5:3:2 इस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो इसका फर्स्ट टोटल कर लीजिए। 5 + 3 कितना हुआ? 8, 8 + 2 कितना हुआ? 10। सो 2 लाख अपॉन 10 तो कितने हुए? ₹20,000। ओके, अब ये 20,000 कितना हुआ? 1 शेयर के लिए, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो 20,000 into 5, सो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो ए को मिलेगा 1 लाख रुपीस। समझ रहे हैं? देन 20,000 into 3, सो 23 जा 60, सो बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 60,000 रुपीस। और 20,000 into 2, सो कितना हुआ? 40,000, सो सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 40,000। इस हिसाब से हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वेरी सिंपल लॉजिक। जो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसको कम कैपिटल जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें कब होगी? तो अभी मैं जो बता रहा हूं ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई किया रहेगा, अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म में स्पेसिफाई किया रहेगा कि जो प्रॉफिट और लॉसेस हम लोग शेयर करेंगे वो किसके हिसाब से शेयर करेंगे? कि जितने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से शेयर करेंगे, तो आपको इस हिसाब से
जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर आपके पार्टनरशिप डीड में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके एग्रीमेंट में आपने ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है, मगर इफ योर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में आपने कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया है कि हम प्रॉफिट और लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस केस में हमें जो है जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर उस टाइम पे हम लोग ए नहीं कंसीडर करेंगे कि ए ने, बी ने और सी ने कितने कैपिटल इन्वेस्ट किए। समझ रहा है? अगर आपने पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली लिखा है, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में आपने स्पेसिफाई किया है कि हमें जो आने वाला प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम लोग जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनरशिप डीड में आपने ये चीजें नहीं लिखी है, मतलब एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमें तीनों पार्टनर्स को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। समझ रहे हैं? मतलब पार्टनरशिप डीड में आपने ऐसे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड जो लॉसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉसेस सब जो पार्टनर्स है वो सब पार्टनर्स को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर उस समय हम लोग ये चीज नहीं सोचेंगे कि किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। इट्स क्लियर? पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको क्या बोलता है, तीनों पार्टनर्स को हमें क्या करनी चाहिए, इक्वली जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है वो शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसी प्रोविजन करके रखी है कि जितने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर आपको इस हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो नाउ अंडरस्टैंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर पार्टनरशिप फॉर्म, दैट्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, समझ रहे हैं? जो लास्ट फीचर है और काफी इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप का, वो है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो अब समझ लीजिए अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है। ओके, सो नाउ यू आर इन द 12th स्टैंडर्ड, सो आई होप आपको असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता रहेगा। असेट्स क्या होती है? असेट्स बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है। और लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज वो अमाउंट होती है जो बिजनेस को देनी पड़ती है दूसरों को। मतलब सपोज अगर आप बिजनेस अब क्लोज कर रहे हो, आपका पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस आप क्या कर रहे हो, आप क्लोज कर रहे हो, और ये फर्म का बिजनेस आप जब क्लोज कर रहे हो तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी सारी लायबिलिटीज है वो सारी लायबिलिटीज आपको पेड करनी पड़ेगी। ओके, और हम लोग लायबिलिटीज किससे पेड करते हैं? तो हमेशा हम असेट्स बेच के लायबिलिटीज पेड करते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हुई है, आपकी जो लायबिलिटीज है जो आपको पे करनी है, वो लायबिलिटी जो टोटल है वो टोटल आपको कितनी पे करनी है, ₹2 लाख। समझ रहा है? लायबिलिटी से आपको कितनी पे करनी है, ₹2 लाख। और आपकी जो असेट्स है, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टीज है, आपकी बिल्डिंग रहेगी, आपकी मशीनें रहेगी, मोटर कार रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, जो सारी आपकी प्रॉपर्टीज है, जो सारी चीजें असेट साइड में आती है, अगर वो असेट्स की टोटल कितनी हुई तो ₹1 लाख। ओके, नाउ दिस इज द सिचुएशन। आपको कितने रुपीस देने हैं, तो आपको ₹2 लाख देने हैं। और आपके असेट्स की टोटल करेंगे तो आपके पास असेट्स कितने हैं, तो हमारे पास ₹1 लाख के असेट्स हैं। तो आप मुझे बता दीजिए 1 लाख रुपीस के असेट्स बेच के मैं 2 लाख रुपीस की लायबिलिटीज पे कर सकता हूं क्या? सो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैं मेरे प्रॉपर्टीज बेचने के बाद अगर मुझे 1 लाख रुपीस आ रही है तो मैं दूसरों को 2 लाख रुपीस दे ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे 1 लाख रुपीस जो है वो 1 लाख रुपीस की डेफिसिट आएगी। डेफिसिट मतलब मुझे 1 लाख रुपीस शॉर्ट है। समझ रहे हैं? मैं अभी मेरा पार्टनरशिप उनका बिजनेस तो एंड कर रहा हूं, मतलब सपोज 3 पार्टनर जो हमारे बिजनेस रन कर रहे हैं, ए, बी और सी। ओके, प्रॉपर्टीज कितनी हुई 1 लाख रुपीस की। लोगों को कितने पैसे देने हैं, तो 2 लाख रुपीस देने हैं। तो कितने पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं, सो 1 लाख रुपीस शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो अगर वो 1 लाख रुपीस शॉर्ट पड़ रहे हैं तो ये 1 लाख रुपीस जो है वो ए, बी और सी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज में से देने पड़ेंगे। और इस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ रहा है? मतलब अगर मैं अब बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूं और उस समय मेरे असेट्स 1 लाख रुपीस है, मुझे 2 लाख रुपीस पे करने हैं, अगर 1 लाख रुपीस मुझे शॉर्ट आ रहे हैं तो तीनों पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसे उधर देने पड़ेंगे। और इस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन इस अनलिमिटेड लायबिलिटी के फीचर में एक एक्सेप्शन पर है। मतलब अगर इनमें से कोई माइनर पार्टनर रहेगा तो सिर्फ वो माइनर पार्टनर ही अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज में से पैसे नहीं ला सकता है। So what is who is the minor partner? Minor partner is that partner whose age is below than 18.
ओके, अगर किसी जो पार्टनर है उस पार्टनर का एज अगर 18 से कम है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइनर पार्टनर। ओके, मतलब समझ लीजिए ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स है और अगर उसमें से सी माइनर है, ओके, मतलब सी जो है उसका जो एज है वो 18 से कम है। अगर सी का एज 18 से कम है तो फिर सी जो है वो सी उसके पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसे नहीं लाएगा। ए और बी जो है वो ए और बी को मिलके जो है वो इसका जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज से पे करने पड़ेंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी का फ्यूचर। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि पार्टनरशिप क्या होती है, फिर हमने पार्टनरशिप को कंपेयर किया पार्टनरशिप के साथ, समझ रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप को हमने कंपेयर किया पार्टनरशिप के साथ, फिर हमें पता चला कि प्रोप्राइटरशिप के जो ड्रॉबैक्स है वो हमारे पार्टनरशिप के लिए एडवांटेज बन जाते हैं। और उसके बाद हमने जो फीचर्स है 5 फीचर्स लर्न किए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, समझ रहे हैं। अगर आपको 20 मार्क्स के बारे में हम लोग सोचेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्टनरशिप के हर कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे तो आने वाले टॉपिक्स में हमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है और हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के भी काफी अच्छी तरह से प्रिपरेशंस हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में जो है, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा उस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, पार्टनर्स के टाइप्स क्या होते हैं और जो आपका पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनरशिप डीड एग्जैक्ट क्या होता है। इस लेसन में भी हमने थोड़ा सा पार्टनरशिप डीड के बारे में समझ लिया है, लेकिन एग्जैक्टली और डीप में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ जाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जूम के लाइव सेशंस में आप डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। सो नाउ वी स्टॉप फॉर द डे, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के साथ। थैंक यू सो मच।